तो स्टूडेंट्स, आपको मैंने बताया कि जो ये तीन सब्जेक्ट्स हैं साइंस के, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तीनों में ब्रांचेस हैं और ब्रांचेस इन पब्लिक सर्विस कमीशन का रिपीटेड टॉपिक है। तो आज हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक फिक्स्ड एरिया है, यहाँ से लाजमी कोई ना कोई एमसीक्यूज आएगा। तो सबसे पहले हम बायोलॉजी के ब्रांचेस को डिस्कस करते हैं, उसमें जो मेजर ब्रांचेस हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले साइटोलॉजी है। साइटोलॉजी का दूसरा नाम सेल बायोलॉजी है। और इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम जो हमारा सेल है, सेल की स्ट्रक्चर है, वो सारा कुछ हम साइटोलॉजी में स्टडी करते हैं। सेल के हवाले से, सेल के मुतालिक जो भी चीज़ है वो हम किस में डिस्कस करेंगे? साइटोलॉजी में। जैसे साइटो का मतलब ही होता है सेल, साइटो मतलब सेल, और लॉजी मीन्स स्टडी। लॉजी जहाँ पे भी आएगा, लॉजी की मीनिंग होगी स्टडी। बायोलॉजी है, जैसे बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स स्टडी, तो स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो इसी तरह से साइटोलॉजी जो है वो सेल की है। साइटो जहाँ पे भी वर्ड आ जाए आपको सेल कंसीडर करना है, बिल्कुल याद करना आसान है। अगर आ जाए स्टडी ऑफ सेल को हम क्या कहेंगे? साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी, बोथ ऑफ दिस, नन ऑफ दिस, तो बोथ करना होगा। उसके बाद हम दूसरी पे आएंगे, दूसरी ब्रांच पे आते हैं इसके बाद। और एक बात मुझे बताएं कि जो नर्वस टिश्यू है, हम उसकी जो है स्टडी किस ब्रांच में कर सकते हैं? सर न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी में। अच्छा, टिश्यूज की किस्म करते हैं। नर्वस को मैं छोड़ देता हूँ, मैं जस्ट टिश्यू कहता हूँ। टिश्यूज अरे है हिस्टोलॉजी में। हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में, सर हिस्टोलॉजी। वेरी गुड, हिस्टोलॉजी में, बिल्कुल हिस्टोलॉजी में करते हैं। तो हिस्टोलॉजी में सिर्फ हम स्टडी ऑफ टिश्यूज करते हैं। उसके बाद ये इकोलॉजी का पिक्चर आपके सामने आ रहा है। इकोलॉजी का दूसरा नाम होता है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इसमें हम इन्वायरमेंट के मुतालिक जो है वो पढ़ते हैं। इन्वायरमेंट क्या होता है? एनवायरमेंट उसको हम कहते हैं जिसमें लिविंग भी हो, नॉन लिविंग भी हो, और दोनों का जो इंटरेक्शन है इन्वायरमेंट में, लिविंग और नॉन लिविंग का, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी में हमारे जो भी इकोसिस्टम्स हैं, पांड का है, वाटर का है, या लैंड इकोसिस्टम है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, जो भी ये इकोसिस्टम्स हैं, सारे हम किस में स्टडी करते हैं? हम इकोलॉजी में स्टडी करते हैं। इकोलॉजी का दूसरा नाम क्या है? दूसरा नाम है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इसमें हम माहौलियात के बारे में पढ़ते हैं। पॉल्यूशन भी जैसे माहौल में होती है तो उसके हवाले से पढ़ सकते हैं, क्लाइमेट के हवाले से पढ़ सकते हैं। तो ये सारा कुछ क्या है? ये सारा कुछ जो है वो आपका इकोलॉजी में आ जाता है। और इकोलॉजी टर्म किसने इस्तेमाल किया था, पता है? ये किया था अर्नेस्ट हैकल ने। उसके बाद हम आएंगे आगे जेनेटिक्स पे। तो जेनेटिक्स कौन सी मुसीबत है, ये क्या चीज है? जेनेटिक्स एक साइंस है जिसमें हम हेरिडेटरी के हवाले से पढ़ते हैं। डीएनए आपका है, आपका आरएनए है, आपका जो हेरिडेटरी मटेरियल है, हेरिडेटरी जो डिजीज हैं जो आपकी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती रहती हैं, उसके हवाले से हम वो क्या किस किस इस ब्रांच में पढ़ते हैं? जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। जीन्स के हवाले से पढ़ते हैं कि जीन क्या है, जेनेटिक्स क्या है, डीएनए क्या है, सेल की जेनेटिक्स, हर चीज की हम जेनेटिक्स पढ़ते हैं। तो ये जेनेटिक्स होती है। जेनेटिक्स में मेन वर्ड जो है वो स्टडी ऑफ हेरिडिटी आता है। स्टडी ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड, तो स्टडी ऑफ हेरिडिटी इज कॉल्ड जेनेटिक्स। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। और फादर ऑफ जेनेटिक्स का मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है और रिपीटेड एमसीक्यूज है, और ये सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में पहले भी आ चुका है। तो मुझे कोई बताएगा कि फादर ऑफ जेनेटिक्स हम किसको बोलते हैं? कौन सी ऐसी पर्सनैलिटी है जिसको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं? मेंडल को सर, मेंडल को। इसका मुकम्मल नाम उठाएं, मेंडल ना कहें, क्योंकि ये बड़ी शख्सियत है। जॉर्ज मेंडल। हाँ, ये आप जैसा बंदा नहीं है, ये आपसे बिल्कुल बड़ा बंदा है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ग्रेगर जॉन मेंडल। इसका कंप्लीट नाम क्या है? ग्रेगर जॉन मेंडल। इसने क्या किया था पता है? इसने किस प्लांट पे काम किया था? थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए ना, अगर एमसीक्यूज आ जाए तो आप कर लें। तो जो ग्रेगर जॉन मेंडल था उसको जेनेटिक्स का फादर तो कहते हैं, लेकिन उसने ऐसा कौन सा काम किया था? सर किस इसने प्लांट? लाश दिए थे। पी प्लांट पर काम किया था सर। जबरदस्त, कौन बता रहा है ये? सर मैं खान मोहम्मद जमाली। जबरदस्त, वेरी गुड डियर, वेरी गुड। बिल्कुल, इसने पी प्लांट पे काम किया था, और ये पहले जो है ना वो फार्मर था, और इसके पास कोई लैंड भी नहीं थी। इसने जो है ना एक मास्क में बैठ के ये काम किया था मदरसे में।
तो ये बिल्कुल इसकी ग्रेट अचीवमेंट है। इसको लाइफ में तो अचीवमेंट नहीं मिली, नहीं वो का सक्सेस हुआ था। जब उसकी डेथ हो गई थी फिर इसको सक्सेसमेंट मिली थी। फिर वो सक्सेस हुआ था, उसको नोबेल प्राइज भी दिया गया था, पहले नहीं दिया गया था तब ये इसकी डेथ हो गई। लेकिन फिर भी ये है कि इसका नाम आज तक जिंदा है, आप पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया, जेनेटिक्स हो गई। उसके बाद है एनाटॉमी। तो एनाटॉमी, तो हम एनाटॉमी में क्या करते हैं? एनाटॉमी कौन सी मुसीबत है? सर एनाटॉमी में जो है वो ऑर्गन्स की स्ट्रक्चर जो होता है ना उसको स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चर तो हम मार्फोलॉजी में भी करते हैं। सर सर इनर इंटरनल ऑर्गन्स। ऑर्गन्स को। सर वेरी इंटरनली मत इंटरनल ऑर्गन्स ना, जितने भी बॉडी के अंदर जो भी ऑर्गन्स हैं उसकी स्टडी करते हैं ना। एनाटॉमी जो है ना, वो मतलब कट करके, ऑपरेशन करके, चीर अच्छा। फाड़ करके जो हम स्टडी करते हैं किसी भी organ की या किसी भी बॉडी के पार्ट की, तो उसको हम क्या बोलेंगे? एनाटॉमी। जैसे हमारी आय है ना, तो आय की फिजियोलॉजी भी है, एनाटॉमी भी है, स्पेशली एनाटॉमी होती है, ठीक है, मार्फोलॉजी भी है, सर एनाटॉमी भी है। फिजियोलॉजी होता है फंक्शन और एनाटॉमी होता है उसका स्ट्रक्चर। बिल्कुल। तीन चीजें होती हैं, तीन ब्रांचेस हैं, एक फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी में हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बताते हैं कि ये चीज ऐसी है। एनाटॉमी मतलब उसको कट करके, उसको कट लगा के, उसकी बिल्कुल हम डेप्थ में जाते हैं, डिटेल में, उसको हम एनाटॉमी बोलते हैं, डिटेल को, डेप्थ को। और फिजियोलॉजी बिल्कुल उसका हम काम ही पढ़ते हैं। जैसे मुझे किसी स्टूडेंट ने बताया कि सर इसमें हम काम पढ़ते हैं, तो बिल्कुल फिजियोलॉजी में हम काम ही पढ़ते हैं। जैसे हमारी आय है तो उसका क्या काम है, हमारी टंग है तो उसका क्या काम है, ब्रेन है तो उसका क्या काम है, वो सारा हम किस में पढ़ते हैं? वो सारा हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजी में। फिजियोलॉजी मीन्स फंक्शन, एनाटॉमी मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर, मार्फोलॉजी मीन्स एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। मार्फोलॉजी में जस्ट हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को करते हैं फोकस। उसके बाद है ये माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं जो हम आंख से नहीं देख सकते हैं, उसके लिए हम माइक्रोस्कोप को यूज करते हैं। बैक्टीरिया। तो जैसे बैक्टीरिया आपका एग्जाम्पल है, वायरस आपका एग्जाम्पल है। ये सब हम किस में स्टडी करते हैं? ये सब हम माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं। और माइक्रोबायोलॉजी, जैसे आपका बायोलॉजी का सब्जेक्ट है या जूलॉजी का बॉटनी ब्रांच है, तो ऐसे माइक्रोबायोलॉजी का जो है वो भी डिपार्टमेंट्स अभी आ चुके हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया। अगर ऐसे सवाल आ जाए ना कि वायरस की स्टडी हम किस में करते हैं, वहां पे ऑप्शन हो कि माइक्रोबायोलॉजी, दूसरा ऑप्शन हो वायरोलॉजी, तीसरा ऑप्शन हो बोथ ऑफ दीज। तो बोथ ऑफ दीज हो सकता है, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी में हम जो है वो उसमें भी वायरस की कर सकते हैं, वायरोलॉजी तो बिल्कुल वो स्पेसिफिक वायरस की हो गई। तो ये दोनों हो सकते हैं। बैक्टीरिया की स्टडी को क्या कहते हैं? सर बैक्टीरियोलॉजी ही कहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बिल्कुल। उसको हम बैक्टीरियोलॉजी ही कहते हैं। जो बैक्टीरिया की स्टडी होती है ना, उसको हम बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। कुछ ऐसे हैं जो सेम है, जैसे मैमल्स हैं तो मैमल्स की स्टडी को हम मैमलोलॉजी कहते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ एम्फीबिया हैं या दूसरे हैं, उसकी अलग स्टडी है। जैसे एम्फीबिया हैं, तो एम्फीबिया की स्टडी को क्या बोलते हैं हम? मेरे ख्याल में पता नहीं होगा आप स्टूडेंट को। एम्फीबिया की स्टडी जैसे जो है वो आपका टोड है, फ्रॉग है, ये सारे एम्फीबिया है ना, जो पानी में भी रह सकते हैं, खुश्की पे भी रह सकते हैं। उसको हम बोलते हैं। एम्फी मतलब बोथ, एम्फीबियन मतलब जो पानी में भी रह सकें, लैंड पे भी रह सकें। जैसे फ्रॉग है, ये एम्फीबियन है। तो एम्फीबियन एक क्लास है, एक समझिए कि आप बिल्कुल क्लास ही है कार्डेट्स का। तो उसमें ये आ गया आपका। तो उसकी स्टडी को हम कहते हैं बेट्राकोलॉजी, बेट्राकोलॉजी, ठीक है। उसके बाद टेक्सोनॉमी पे आते हैं। तो टेक्सोनॉमी क्या चीज है? टेक्सोनॉमी एक स्टडी है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जो जानदारों को हम क्लासिफाई करते हैं कि ये इस ग्रुप का है, ये इस क्लास का है, ये इस फाइलम का है। तो उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? टेक्सोनॉमी। और टेक्सोनॉमी का फादर जो है वो कार्ल्स लेनियस, उसको हम क्या कहते हैं? ये फादर ऑफ टेक्सोनॉमी है। और टेक्सोनॉमी में हम क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन। किसकी क्लासिफिकेशन? ऑर्गेनिजम्स की। तो आप बता सकते हैं कि ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन कैसे होती है? सबसे बेसिक यूनिट क्लासिफिकेशन का कौन सा हो सकता है? या उसके अलावा टॉप जो यूनिट है क्लासिफिकेशन का वो कौन सा है? ये मुझे बता दें, अदरवाइज मैं आपको बताता हूँ। तो सर स्पेशीज है, बेसिक यूनिट।
वेरी गुड, बिल्कुल बेसिक यूनिट स्पेशली है। और टॉप यूनिट कौन सा है, सबसे बड़ा यूनिट? सर वो किंगडम है। वेरी गुड, सबसे बड़ा जो यूनिट होता है ना वो किंगडम होता है। किंगडम कुल जो है वो कितने हैं, 5 हैं। सबसे बड़ा यूनिट जो क्लासिफिकेशन या किसी भी जानदार का है वो किंगडम है। जैसे हम हैं, हम ह्यूमन है ना, तो ह्यूमन है, तो हमारा किंगडम कौन सा हो सकता है? किंगडम एनिमलिया, एनिमल्स हैं हम। ठीक है, किंगडम के बाद क्या आता है, उसके बाद फाइलम आता है। तो एक एक किंगडम में अपने अपने जो है वो फाइलम है, किसी में 2, किसी में 5, किसी में 9, किसी में 10। ठीक है, तो जो हमारा एनिमल्स का किंगडम है, जितने भी ये दुनिया में जानवर हैं, जानदार नहीं, जानदार में तो सारे आ गए, प्लांट्स भी आ जाते हैं, जानदार में नहीं कह रहा मैं, जानवर कह रहा। तो एनिमल किंगडम जो है, जो जानवर्स हैं उसके जो फाइलम है वो कितने हैं, 9 फाइलम है, जो हमारे फर्स्ट ईयर के बुकलेट में मौजूद है, या मेरे ख्याल में कि 9th के बुक में मौजूद हैं। हाँ, 9th में भी है। तो ये जो है ये आपके क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा यूनिट हो गया किंगडम। किंगडम के बाद क्या होता है, फाइलम होता है। क्योंकि ये आपका चैप्टर नंबर 3 था जब मैं 9th क्लास में था, तो तब चैप्टर नंबर 3 क्लासिफिकेशन के हवाले से था बायोलॉजी का। तो थोड़ा आपको जो है ना इतना तो पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन कैसे होती है, क्या होता है, फिर क्या होता है, फिर क्या होता है। तो इसकी हवाले से मैं आपकी ह्यूमन की बात करता हूँ। तो ह्यूमन का जो किंगडम है वो एनिमलिया है। ये उसके बाद क्या होता है, किंगडम के बाद हम फाइलम पे आते हैं। बहुत सारे फाइलम्स हैं, जैसे इंसेक्ट हैं वो भी एनिमल है, उसका फाइलम आर्थ्रोपोडा है। हमारा कौन सा है फाइलम, हमारा कार्डेटा है। ह्यूमंस का कौन सा फाइलम है, कार्डेटा है। और जो भी इंसेक्ट्स हैं, इंसेक्ट्स में फ्लाई भी इंसेक्ट है। ठीक है, और उसके बाद आपका जो है वो मैंने जैसे बताया मॉस्किटो बताया आपको, वो भी क्या है, वो भी एक इंसेक्ट ही है। तो ये इंसेक्ट्स के इसका इसका फाइलम कौन सा होता है, इंसेक्ट्स का क्लास इंसेक्टा है, लेकिन फाइलम जो होता है उनका वो आर्थ्रोपोडा होता है। ठीक है, तो बेसिक आप देखें जितने वर्ड्स हैं ना उसकी थोड़ी लॉजिक होती है। जैसे अर्थो वर्ड है, अर्थो और पोडा मतलब ज्वाइंट फीटेड। पोडा हम फीट को कहते हैं, अर्थो हम जॉइंट्स को कहते हैं। मतलब जिसमें जॉइंटेड फीट हो वो अस इंसेक्ट्स में भी होते हैं। तो इंसेक्ट्स जो हैं वो अर्थ्रोपोडा होते हैं। तो हमारा फाइलम कौन सा हो गया, ह्यूमन का कार्डेटा। फाइलम के बाद कौन सी चीज आती है, क्लास आता है। तो जो जानवरों का फाइलम है, सॉरी, ह्यूमन का जो फाइलम है वो कौन सा है, कार्डेटा है। और उसमें सिर्फ ह्यूमन नहीं है, लेकिन उसमें और भी एनिमल्स आ जाते हैं। और स्पेशली उसमें जो है वो वर्टिब्रेट वाले एनिमल्स होते हैं। कार्डेटा में कौन से एनिमल्स होते हैं, वो एनिमल्स होते हैं जिसका कार्डेट हो, मतलब जिसको वर्टिब्रेट हो। वर्टिब्रा समझ रहे हैं आप, कि जो करके की रीढ़ की हड्डी हम कहते हैं, वर्टिब्रेट कहते हैं उसको, जिसकी मदद से हम जो है वो चल फिर सकते हैं। तो उस वर्टिब्रा के बुनियाद पे जो कार्डेटा है वो फाइलम है। और उसमें 5 टोटल क्लास हैं जो वर्टिब्रेट्स हैं। वर्टिब्रेट्स के 5 कौन से क्लास हैं, सबसे पहले क्लास पाइसिस है, पाइसिस हम फिशेस को कहते हैं। उसके बाद क्लास एव्स है, एव्स हम किसको कहते हैं, बर्ड्स को। लेकिन बर्ड्स बाद में आते हैं, पहले आते हैं आपके जो है वो पाइसिस फिशेस। उसके बाद एम्फीबिया, एम्फीबिया के बाद आपके रेप्टाइल्स आते हैं। रेप्टाइल्स के बाद क्या होता है, रेप्टाइल्स के बाद जो होता है वो आपका क्लास एव्स होता है। एव्स मतलब बर्ड्स, बर्ड्स के बाद क्या है, मैमल्स हैं। और हमारा क्लास कौन सा है, ह्यूमन का मैमल्स क्लास है। ठीक है, जो भी परिंदे हैं उसका क्लास एव्स या बर्ड्स है। जो भी मछलियां हैं उसका क्लास स्पाइसेस है। जो भी रेप्टाइल्स हैं उसका क्लास रेप्टाइलिया है। और जो एम्फीबिया है, फ्रॉग हो गया, उसका क्लास एम्फीबियन है। कभी कभी तरतीब आती है, क्या आता है, सवाल आता है कि सही सीक्वेंस कौन सा है, तो सीक्वेंस डाला जाता है। तो आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। जो भी कार्डेट्स हैं, जो वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं, उसका सीक्वेंस अगर पूछ ले आपसे कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे सीक्वेंस में, आप कहेंगे सर पहले फाइसिस थे, फिर एम्फीबिया आए, फिर रेप्टाइल्स आए, फिर बर्ड्स आए, फिर कौन सा आया, मैमल्स आया। तो अगर ऐसे आप तरतीब से याद करेंगे ना, फिर आपको फायदा पड़ेगा और आपको बात भी समझ आएगी। और अगर ये तरतीब वाला एमसीक्यू ज्यादातर रिपीटेड भी होता है तो वो भी आपका हल हो जाएगा। ये मसला भी हल हो जाएगा कि पहले कौन था, फिर कौन था, फिर कौन सा था, फिर कौन सा था। और हम जो है वो सबसे लास्ट में आए हैं। तो इससे आपके जो है ना वो बहुत बड़े एमसीक्यूज क्लियर होने हैं। तो उसको आप गौर से सुने। उसके बाद क्लासिफिकेशन में हम ये तो वर्टिब्रेट्स के हवाले से आ गए। लेकिन इसके बाद, क्लास के बाद हम आएंगे, तो क्लास के बाद कौन सी चीज होती है, कोई बता सकता है? पहले तो किंगडम हो गया, किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के ऑर्डर। बाद क्लास, क्लास के बाद क्या होता है? ऑर्डर।
आर्डर, वेरी गुड। आर्डर के बाद क्या होता है? फैमिली। फैमिली, वेरी गुड। फैमिली के बाद? जीनस। वेरी गुड। उसके बाद? स्पीशीज लास्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। और जब हम जेनस और स्पेशी को मिलाते हैं तो क्या बनता है? साइंटिफिक नेम बनता है सही। जबरदस्त, जबरदस्त। बॉटनिकल नेम भी बन सकता है, साइंटिफिक नेम भी बन सकता है। सर आप इसकी बॉटनिकल स्लाइड नेम शो प्लांट्स कर को। दें प्लीज। जी। सर आप इसकी स्लाइड शो कर दें, ऐसे नेम जो है ना मिस हो जा रहा है, माइंड में से नोट डाउन नहीं कर पा रहे हैं। मैं ऐसे करता हूँ कि इसकी जो है ना वो मैं पिक्चर के रूप में शेयर करता हूँ। इसकी जो है ना वो पिक्चर में शेयर करता हूँ और ये रिकॉर्डेड लेक्चर भी शेयर करता हूँ। तो जो भी आपको पॉइंट अभी समझ नहीं आ रही है ना, इंशाल्लाह आ जाएगी। फिर भी अगर कंफ्यूजन है तो बिल्कुल आप मुझसे ठीक है पूछ सर। लेना, ठीक है? इट इज ओके। सो ह्यूमन का, मुझे जो है वो आपको मैं क्लासिफिकेशन बता रहा था। तो ह्यूमन का जो क्ला आर्डर है वो कौन सा है? ह्यूमन का आर्डर कोई बताएगा? ये आपका नाइन्थ क्लास का सवाल है, नाइन्थ क्लास में लिखा हुआ है। एनीवन नोस? ह्यूमन का जो क्लास है ना वो आपका क्लास तो मैंने बता दिया था। ह्यूमन का जो आर्डर है वो प्राइमेट्स है। कौन सा आर्डर है? प्राइमेट्स। याद कर लें, ह्यूमन का आर्डर कौन सा है? प्राइमेट्स है। तो इसके बाद हम आएंगे कि जो साइंटिफिक नेम है वो, और बॉटनिकल नेम हो गए। तो फिराग का बॉटनिकल नाम क्या है? फिराग का किसी को याद है? सर साइंटिफिक नेम सुना है, बॉटनिकल कैसे होगा? फ्राक का, फ्राक तो एनिमल है। वेरी सर गुड, वेरी गुड, यू आर जीनियस पर्सन। सो बिल्कुल सही बात है कि जो एनिमल्स होते हैं उसके साइंटिफिक नेम्स होते हैं और जो प्लांट्स होते हैं उनके बॉटनिकल नेम्स होते हैं। तो जो फिराग है वो एनिमल है। एनिमल में जो है वो एम्फीबिया का क्लास में आता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि इसका साइंटिफिक नेम होगा। तो फिराग का साइंटिफिक नेम क्या है बेटा? राना टिग्रिना। जबरदस्त। लेकिन इसमें एक कंफ्यूजन होती है कि जब राना टिग्रिना का ऑप्शन आता है ना तो वो आपको कंफ्यूज भी कर सकते हैं। और टेस्ट बनाने वाले की ये लॉजिक भी होती है कि वो आपको कंफ्यूज करेगा। राना टिग्रिना तो सबको आता है कि ये फ्रॉग का नेम है, लेकिन वो सवाल आएगा कि राना टिग्रिना के जो स्पेलिंग है ना, स्पेलिंग ऐसे नहीं, मतलब जो उसका स्टाइल है, क्योंकि ये हम लैटिन वर्ड्स होते हैं ना और ग्रीक वर्ड्स होते हैं तो हम उस लैंग्वेज में लिखते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मतलब ये क्वेश्चन आता है कि कौन सा सही है। एक जो है वो लैटिन स्टाइल में लिखा हुआ होता है, एक इंग्लिश स्टाइल में जैसे हम लिखते हैं कंप्यूटर में, बिल्कुल सीधे होते हैं। एक जो है वो थोड़े टेढ़े होते हैं, मतलब थोड़े जो है वो डाउन होते हुए हैं। तो आप गूगल पे सर्च कर लें कि राना टिग्रे, सॉरी, फ्रॉग का साइंटिफिक नेम। तो देखिए वहां पे स्टाइल कौन सा है। एक स्टाइल का चक्कर होता है। दूसरी बात ये होती है कि वहां पे देखना होता है कि जो सबसे पहला लेटर होता है जिसको हम कहते हैं कि ये क्या है, जेनस है। जो दूसरे नंबर पे बात होती है वो क्या होती है, स्पशी होती है। बस हाल राना टिग्रिना का वो बता देते हैं आपको कि ये फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है। बताएं कि इसमें स्पशी कौन सी है। तो सबसे पहले जो आता है लफ्ज, जैसे राना है वो क्या है, जेनस है। और जो टिग्रिना है वो क्या है, स्पशी है। तो ये एक फार्मूला होता है, जेनस प्लस स्पेशी। ये आपको नोट कर लेना है, तभी आपका ये क्वेश्चन हल होगा। और उसके बाद ये भी होता है कि जो सबसे पहला होता है, जो जेनस होती है, वो कैपिटल लेटर से शुरू होती है। जो स्पेशी होती है वो स्मॉल लेटर से होती है। फॉर एग्जाम्पल राना टिग्रिना है तो इसमें राना जो है उसमें आर बड़ी आएगी, जो टिग्रिना है उसमें टी छोटी आएगी। ये डिफरेंस होता है। अगर वो मतलब चार ऑप्शंस भी दे सकते हैं, चार ऑप्शन में ऐसे करेंगे
नाम आर भी होगी, टिग्रेना में टी भी बड़ी होगी। ए ऑप्शन ये देंगे। बी में लिखेंगे राना टिग्रेना, दोनों में इस्तेमाल कर देंगे, आर भी इस्तेमाल टी भी इस्तेमाल। उसके बाद सी ऑप्शन देंगे, उसमें वो इंग्लिश स्टाइल में लिखेंगे राना टिग्रेना, वो सही होगा लेकिन वो होगा इंग्लिश का स्टाइल। और चौथा ऑप्शन होगा उसमें राना टिग्रेना जैसे बिल्कुल करेक्ट होता है वो ही लिखा होगा जो गूगल पे आपको मिलेगा, तो वो डी ऑप्शन ही ठीक होगा। तो जल्दी नहीं करनी है आपको, आपको एक बार गौर से देखने हैं। साइंटिफिक नेम में ये थोड़ा चक्कर होता है जो स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है। ठीक हो गया। तो उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे अगले वाले जो ब्रांच है वो है ओरंथोलॉजी। ओरंथोलॉजी में सिर्फ हम बर्ड्स को पढ़ते हैं, जो भी हमारे बर्ड्स हैं। को वैसे हर बर्ड की स्पेशल स्पेशल ब्रांच भी हो सकती है, लेकिन जो जनरली हम कहते हैं कि बर्ड्स की स्टडी को हम क्या कह सकते हैं, तो बर्ड्स की स्टडी को हम ओरंथोलॉजी कहेंगे। और ये भी इम्पॉर्टेंट ब्रांच है जिसमें बर्ड्स को पढ़ा जाता है। उसके बाद है एंटमोलॉजी। एंटमोलॉजी में ये देखें आपके सामने आ रहे हैं इंसेक्ट्स, जो भी इंसेक्ट्स हैं, मस्कीटोज हैं, स्पाइडर्स हैं, सारे हम किस में पढ़ेंगे? एंटमोलॉजी में पढ़ेंगे। और एंटमोलॉजी एक अलग सा जो है वो डिपार्टमेंट भी बनाया गया है, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में जो है वो मौजूद है। एंटमोलॉजी में हम क्या करेंगे? इंसेक्ट्स की स्टडी करेंगे, जस्ट इंसेक्ट्स। और इंसेक्ट्स का मैंने आपको बताया ना, फाइलम कौन सा होता है, जो भी इंसेक्ट्स हैं किस में आते हैं, कोई बता सकता है? अभी मैंने आपको बताया है। आर्थ्रोपोडा। वेरी गुड, आर्थ्रोपोडा, श्योरली राइट। उसके बाद पैरासाइटोलॉजी पे आते हैं। तो पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट्स को पढ़ते हैं और इसमें पैरासाइटिज्म पढ़ते हैं। पैरासाइट्स जो होते हैं वो, उसको हम कहते हैं, पैरासाइट्स कौन से हैं? जो इंसान के लिए नुकसानकारक हो, या कोई भी लिविंग थिंग है, इंसान ना है, कोई और ही जानवर है, उसके लिए जो भी जिंदा चीज है उसके लिए जो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म है उसको हम पैरासाइट्स कहेंगे। हमारे लिए कौन से हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स हैं जो जिसको हम पैरासाइट कह सकते हैं? मॉस्किटो है, हमें मलेरिया काज करता है और हमारा ब्लड जो है वो सक करता है, तो उसको तो फायदा हो रहा है ब्लड का, लेकिन हमें लॉस हो रहा है। एक तो ब्लड का लॉस, दूसरा हमें मलेरिया तो हो जाती है मस्कीटो की बाइट से। तो ये हमारे लिए पैरासाइट है। लाइस हो गई हमारे जो हेयर्स में मौजूद होती है, स्पेशली जो मतलब रूरल एरिया के बंदे होते हैं, चीखे जहाँ काम काज करते हैं तो उनको ज्यादा होती है। तो ये भी पैरासाइट है, लाइस है, मॉस्किटो है। उसके बाद लीचेस सर हैं। वायरस। वायरस को बिल्कुल वायरस भी कह सकते हैं, वायरस भी पैरासाइट है बिल्कुल। अगर नुकसान हो रहा है, नुकसान आपको दे रहा है, हार्मफुल है, तो बिल्कुल पैरासाइट है। बैक्टीरियाज हैं, कुछ फायदेमंद भी हैं, कुछ पैरासाइट भी हैं। तो इसी तरह से मतलब जो भी आपको नुकसान दे रहे हैं जानदार, वो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये पैरासाइट हैं। ठीक है। तो बैक्टीरिया कैसे फायदेमंद है, पता है कुछ बैक्टीरिया का? बैक्टीरिया कैसे फायदेमंद है? जी सर, हमारे गट्स के अंदर के लिए जी, फायदेमंद है। कहाँ डाइजेशन। पे फायदे? बस डाइजेशन में। और सर बैक्टीरिया बहुत सारी मेडिसिन वगैरह के लिए भी यूज किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी मतलब फील्ड के अंदर कुछ मेडिसिन, कुछ ड्रग्स बनाने के लिए भी। बिल्कुल, बैक्टीरिया एक जानदार है, लिविंग थिंग्स हैं। और बायोटेक्नोलॉजी के हेल्प से जो है इसको हम मेडिसिन में भी यूज कर सकते हैं। जो आप एंटीबायोटिक्स टेबलेट्स यूज करते हैं, ये बैक्टीरिया से बनती हैं। जो आप केक, चॉकलेट, ईटीसी यूज करते हैं, इनमें भी बैक्टीरिया जो है वो फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में यूज की जाती है, वो भी बेनिफिशियल है। आपका जो मतलब कर्ड वगैरह है, कर्ड जो है वो उसमें भी हम बैक्टीरिया करते हैं यूज। उसके बाद बहुत सारे मतलब और भी यूज है बैक्टीरिया के हमारे ह्यूमन में, डाइजेस्टिव वाला जैसे किसी स्टूडेंट ने बताया, तो वो भी बिल्कुल ठीक है। कोई पूछ रहा है सवाल? या कोई शेयर कर रहा है? पूछें अगर कोई सवाल है तो। नो सर, कंटिन्यू। ओके, उसके बाद हम आएंगे माइकोलॉजी पे। माइकोलॉजी एक ब्रांच है, ये भी जो है आपकी बॉटनी में आ जाती है, बॉटनी की सब ब्रांच है माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में हम फंगस को स्टडी करते हैं। फंगस क्या होते हैं? फंगस किसी ने देखे हैं आज तक? फंगस जी सर, फंगस देखें। किसी कौन से होते यस, हैं? अक्सर ब्रेड्स वगैरह पे देखा है। बिल्कुल बिल्कुल, जो हम 5 6 दिन 7 दिन तक कोई भी फूड है वो रखते हैं और वो कवर्ड नहीं है, तो उस पे क्या होता है, फंगस लग जाती है, जिससे हमारा
रोटी होती है, मील होती है, अगर उसको हम 7-8 दिन तक रख लेते हैं तो उस पे भी जो है वो एक ग्रीन कलर का जो है वो कवर बन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं कि ये फंगस है। ठीक है, या रोटी हो या ब्रेड हो, कोई और चीज हो, ठीक है, इवन आप राइस रख लें, कोई भी चीज रख लें तो उस पे एक कवर बन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, ये फंगस है। तो फंगस की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। और फंगस में तकरीबन जो है वो मल्टी सेलुलर फंगस होते हैं। एक फंगस जो है वो यूनिसेलुलर होता है, जो मेजॉरिटी में स्टूडेंट्स याद करते हैं। तो वो कौन सा फंगस है, ये यूनिसेलुलर है। वैसे तो ऑल मल्टी सेलुलर है, सिर्फ एक फंगस है जिसमें एक सेल होता है, यूनिसेलुलर होता है। वो कौन सा फंगस है? सर यीस्ट है, यीस्ट। यीस्ट, वेरी गुड, बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त, 100%। तो एक ही होता है यीस्ट, जिसको हम यूनिसेलुलर फंगस कहते हैं। बाकी यीस्ट के अलावा जो भी हमारे फंगस हैं वो क्या हैं, वो सारे के सारे आपके जो है वो मल्टी सेलुलर में आते हैं। ठीक है, तो उसके बाद मार्फोलॉजी वगैरह को तो हमने डिस्कस कर लिया है। एम्ब्रियोलॉजी है इसके बाद। एम्ब्रियोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम ऑर्गेनिज्म की जो जो प्रोसेस है डेवलपमेंटल पैटर्न्स का, फ्रॉम द जायगोट टू बर्थ, जायगोट के बनने से लेकर बर्थ तक जो होता है प्रोसेस, सारा हम किस में पढ़ते हैं, किस ब्रांच में स्टडी करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी में। एम्ब्रियोलॉजी, ठीक है। जायगोट कैसे बनता है, जायगोट बनता है, जो मेल का स्पर्म होता है और फीमेल का जो ओवम होता है वो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, जायगोट बनाते हैं। और जायगोट को हम क्या कह सकते हैं, बेसिक जो जो मतलब एक क्या कहते हैं कि जनरेशन का जो यूनिट है, जो रिप्रोडक्शन का मतलब रिप्रोडक्शन के बाद जो सेल बनता है, वो सेल जो बनता है कंबाइन होके स्पर्म और ओवम से, उसको हम जायगोट बोलते हैं। जायगोट फर्स्ट सेल ऑफ द लाइफ है, जहाँ से लाइफ स्टार्ट होती है। जायगोट के बाद जो है आपका सारा डेवलपमेंट का प्रोसीजर होता है। और ये हम सारे पैटर्न्स किस में स्टडी करते हैं, एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं। ये एम्ब्रियोलॉजी की ब्रांच होती है। ये आपकी जो है वो जो है इसमें आ जाती है, जूलॉजी में आ जाती है एम्ब्रियोलॉजी। ठीक हो गया। और ये एम्ब्रियोलॉजी लाजमी नहीं है जूलॉजी में आए, प्लांट्स में भी एम्ब्रियो होता है, ठीक है ना, जो सीड में होता है, तो ये प्लांट्स में भी होती है। तो ये आपका हो गया इतना जो है वो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अब हम डिस्कस करेंगे ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो बायोलॉजी के ब्रांचेस के हवाले से है आपके माइंड में कोई और चीज जो आप पूछना चाहें या बताना चाहें, या क्लियर हैं सारे? कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो ठीक है, तो हम आगे जो है वो केमिस्ट्री की ब्रांचेस को डिस्कस करते हैं। तो केमिस्ट्री एक बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें जो मेन कंफ्यूजिंग ब्रांचेस होती हैं वो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हैं, जो मेजर ब्रांचेस हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये हम ऑर्गेनिक में स्टडी करेंगे, इनऑर्गेनिक में स्टडी करेंगे, कोई बताएगा कार्बन डाइऑक्साइड को? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई बताए, कार्बन डाइऑक्साइड ऑर्गेनिक सही है? किसी के माइंड में नहीं है? सर मेरे हिसाब 10 से तो इनऑर्गेनिक होगा। इनऑर्गेनिक होगा? सर ये दोनों में बिल्कुल होगा आई थिंक। दोनों में नहीं होगा, दोनों में कैसे होगा, एक में ही होगा ना। जैसे आपकी कुछ तो ऑर्गेनिक जो है में। मतलब जिसमें भी आपकी जो है ना वो कार्बन देखते हैं स्टूडेंट, वो जल्दी जो है ना वो सोचता ही नहीं है कि ये ऑर्गेनिक है इनऑर्गेनिक है, वो बस ऐसे कह देते हैं सर ये ऑर्गेनिक है क्योंकि इसमें कार्बन है। अल्लाह के बंदे थोड़ा सोचें, थोड़ा जो है ना खुल से काम लें कि कार्बन के अलावा भी एलिमेंट हमें देखना होता है, जिसमें कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन का एलिमेंट भी हो, वो होता है। जैसे CH4 मीथेन है, तो मीथेन ऑर्गेनिक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड इनऑर्गेनिक है, क्योंकि उसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन किधर है। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, CO2। उसमें C तो है, कार्बन तो है, लेकिन O2 है, H2 नहीं है, या H1 या H3 नहीं है, या H4 नहीं है। ठीक है, तो मतलब H का एलिमेंट जो हाइड्रोजन का एलिमेंट है वो होना लाजमी है कार्बन के साथ। जब वो होगा तब हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। इसी से ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन बनती है कि स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स मींस कार्बन प्लस हाइड्रोजन, इनके दोनों एलिमेंट्स को मिला के हम जो स्टडी करते हैं कंपाउंड्स की, जिसमें भी ये दो एलिमेंट्स होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जिसमें कार्बन तो हो लेकिन हाइड्रोजन उससे साथ ना हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब
स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स या ऑल कंपाउंड्स एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स को छोड़ के जो भी हम कंपाउंड पढ़ेंगे वो किसमें स्टडी करेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री है। बायोकेमिस्ट्री साइंस की ब्रांच है जिसमें हम बायोमॉलिक्यूल्स को फोकस करते हैं, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, जो भी है इसकी स्ट्रक्चर है, इसकी जो कंपोजिशन है, वो सारा कुछ हम जो है उसके जो प्रोसीजर्स हैं, वो सारे हम जो रिएक्शंस हैं वो बायोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं। उसके बाद आपका है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। जो भी हमारे एटम है, मॉलिक्यूल हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को हम किसमें स्टडी करते हैं। और उसके अलावा मैकेनिज्म ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन है उसका प्रोसीजर कौन सा होगा, कैसे होगा रिएक्शन वो, तो उसका जो हम कंप्लीट प्रोसीजर स्टडी करेंगे वो फिजिकल केमिस्ट्री में होगा। ठीक है। उसके बाद एनालिटिकल केमिस्ट्री है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं कि क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम मैटर की स्ट्रक्चर और कंपोजिशन को समझते हैं। मैटर की मादा मादा जो होता है, मैटर जो होता है, उसकी हम कंपोजिशन और स्ट्रक्चर को एनालाइज करते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री मतलब एनालाइज करना, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड के थ्रू। ठीक है। और मैटर तो आपको सबको पता होगा, मैटर क्या चीज है या पता नहीं है। मैटर हम उसको कहते हैं जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसको वेट भी हो। स्पेस और वेट ये दोनों चीजें आ जाएं तो वो मैटर है। मैटर की अभी 5 स्टेट्स बन चुकी हैं, ये भी आपको बताना चाहिए। 5 स्टेट्स हैं मैटर की। एक तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस है, वो तो कॉमन है 3 स्टेट्स। उसके बाद जो है वो प्लाज्मा आ गई है। उसके बाद एक कंडेंस्ड कोई ऐसी स्टेट आ गई है, कंडेंस्ड क्या कहते हैं उसको, है कोई बताएगा? 5th स्टेट का नाम क्या आ गया है? अभी 5 स्टेट्स हो गई है ना मैटर की। आप देख लेना गूगल से, कंडेंस्ड नाम से है, ठीक है ना। बस आपको इतना आइडिया होना चाहिए। और केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री में हम मैटर के हवाले से पढ़ते हैं। मैटर की चेंजेस, मैटर की स्ट्रक्चर, मैटर की हर चीज को हम स्टडी करते हैं केमिस्ट्री में। तो मैटर की चेंजेस कौन सी हैं जिसको हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं? मैटर की 2 चेंजेस होती हैं, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज वो होती है जो आर्जी होती है, टेम्पररी होती है, कुछ टाइम के लिए होती है। जैसे हम पानी से आइस बनाते हैं, आइस से हम पानी कर सकते हैं। ये क्या है, ये आपकी फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज मतलब जो फॉर एवर हो, हमेशा के लिए हो, परमानेंट हो। जैसे हम बर्निंग करते हैं किसी भी चीज की, कोई चीज बर्न हो गई तो वापस आएगी? नहीं आएगी ना, खत्म हो जाएगी, राख बन जाएगी उससे। तो ये क्या हो गया, ये आपकी केमिकल चेंज है। ये रस्ट ऑफ आयरन, आयरन को जो रस्ट लग जाती है तो वो आयरन वापस आता है, वो खत्म हो जाता है, ठीक है ना। उसका वो काम जो है वो खत्म हो जाता है, वो उस पे जो है वो परमानेंट हो जाती है चीज। तो ये भी क्या है, परमानेंट चेंज है, या उसको हम केमिकल चेंज बोलते हैं। केमिकल एंड फिजिकल चेंज में ये डिफरेंस होता है। फिजिकल थोड़े टाइम के लिए होगी, वापस आ जाएगी, कोई भी जो चीज होगी अपनी हालत में। केमिकल चेंज में अपनी हालत में चीज वापस नहीं आएगी। केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज से ज्यादातर पब्लिक सर्विस कमीशन वाले क्वेश्चंस उठाते हैं, तो इसके हवाले से आपको मेरे ख्याल में ये पता होना लाजमी है। और मैटर की स्टेट्स में सबसे जो कॉमन स्टेट है वो कौन सी है? हमारे पास सॉलिड स्टेट है। सॉलिड स्टेट ज्यादातर हमें जो है वो मिलती जुलती है। और इसके हवाले से, स्टेट्स ऑफ मैटर के हवाले से ये भी क्वेश्चन आता है कि किसको शेप होता है, किसको नहीं होता है। तो एक होता है जस्ट शेप, दूसरा होता है डिफाइनेट शेप। अगर हम जस्ट शेप एक्सक्यूज मी की सर, बात करें, जी जी, सर ये चेंजेस होंगे तो ये रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन में पढ़ेंगे या फिर हम फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में पढ़ेंगे इसका? इसका हम चेंजेस ऑफ मैटर में पढ़ेंगे, फिजिकल और केमिकल चेंज को। वैसे वो रिएक्शंस में भी हो सकती हैं, लेकिन हम इसको जनरली स्टडी करते हैं एज अ मैटर। मैटर के जो चैप्टर होता है, किसी भी आप सब्जेक्ट उठाएं, केमिस्ट्री का कोई भी बुक उठाएं, तो उसमें ये मैटर की स्टेट्स के साथ आता है। जिस भी